मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मपूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदा और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। जीव के भेद प्रभेद बोलिए। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी जीव के भेद प्रभेद। हाँ बोलिए। हाँ समनस्का मनस्का। हाँ और 2 सूत्र आएंगे इसमें। हाँ संसारी जीव के भेद प्रभेद पूछेंगे तो ये 11 नंबर और 12 नंबर दोनों सूत्र आएंगे। समनस्का मनस्का और संसारिणस रसस्थावरा। त्रस किसे कहते हैं? त्रस नहीं सूत्र में जवाब देना है, हिंदी में जवाब नहीं देना, संस्कृत में बोलना है। चलो बढ़िया। द्विइंद्रियदयस रसाहा। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? भी सूत्र में ही जवाब देना है, हिंदी वाला जवाब नहीं देना है। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? और लोग हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, क्या बात है? मिल नहीं रहे क्या जवाब? हाँ निवृत्ति उपकरणे द्रव्य। जिनको आ रहा है वो हाथ खड़ा करिए तो मुझे पता लगे। इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? नहीं पंचेंद्रियाणी तो ठीक है, फिर उसके साथ में द्विविधानी भी आएगा। इंद्रियां 5 होती हैं और 2 प्रकार की होती हैं। प्रकार पूछा है ना, तो द्विविधानी। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां पंचेंद्रियाणी। और इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? द्विविधानी। स्थावर किसे कहते हैं या स्थावर कौन से होते हैं? सबको नहीं बोलना है, बस और लोग भी ढूंढ लें। स्थावरा शब्द आना चाहिए उसमें, स्थावर पूछा है। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति है स्थावरा। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इनको स्थावर कहते हैं। भावेंद्रिय किसे कहते हैं? हाँ आप तीनों कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, क्या बात है? आप लोग बोलिए मत, इनको भी मौका दीजिए ना सोचने का, तो फिर ये लोग भी बोल पाए। आप लोग जवाब बोल देते तो वो सोच ही नहीं पाते इतने देर। भावेंद्रिय किसे कहते हैं? लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। संगी किसे कहते हैं? संगी किसे कहते हैं? बोलिए पीछे। संगिनः समनस्य। श्रुत मन इंद्रिय से नहीं है, वो तो मन का विषय, उसका प्रश्न ही है मन का विषय क्या है। संगी किसे कहते हैं? कि संगी जी वो मन, हाँ मन सहित होते हैं ना, तो संगिनः समनस्कः। इंद्रियां कौन कौन सी होती है? सबसे सरल है। इंद्रियां कौन कौन सी होती है? बोलिए। सूत्र बोलना देख के। रसना कहाँ लिखा है? सब मत बोलिए ना, उनको जो शब्द गलत बोलते हैं वो समझ में ही नहीं आता, सब बोल देते हैं। हाँ वो गलत ही समझ में नहीं आता। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। 5 इंद्रियों के विषय क्या क्या हैं? बोलिए आप, देख के बोलिए, गलत बोल रहे हैं। हाँ एक एक शब्द का फर्क है। स्पर्शन और स्पर्श, स्पर्शन है इंद्रिय और स्पर्श है उसका विषय, है ना।
बस बस बस। एक इंद्रिय किसके होती है? एक स्पर्शन इंद्रिय किसके होती है? बोले बिना। वनस्पत्यंता नाम एकम। विग्रह गति में कौन सा योग होता है? ये तो हाँ, ये तो बिना देखे सबका बढ़िया। जीवों की गति कैसी होती है? जीवों की गति कैसी होती है? अनुश्रेणी गति। इससे समझ में आ गया कि किस में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया। जो रुचि का विषय होता है वो याद हो जाता है। संसारी जीवों की गति कैसी होती है और कितने मोड़े वाली होती है? नहीं, ये नहीं, अभी एक ही सूत्र पूछा है मैंने। विग्रहवती च संसारेण प्राग चतुर्भ्य। फिर ये पूछा जाए कि जीव कितने समय तक, यानी यदि एक समय वाली गति है तो वो विग्रह गति होगी कि बिना, यानी मोड़े वाली होगी या बिना मोड़े वाली होगी? एक समय विग्रह। कितने समय तक जीव अनाहारक रहता है? एकम द्वौ त्रीन् वा नाहारकः। जीवों के, दो इंद्रियादि जीवों के उदाहरण बताइए। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जिन जीवों के हैं उनके उदाहरण बोलो रानी आंटी। नहीं, ये तो पढ़ाई नहीं, ये पढ़ाई नहीं अभी अपन ने सीखी। क्रमी, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादि नाम एक एक रद्धानी। एक सूत्र और रह गया है। हाँ, मन का विषय क्या है? शुद्ध मनेन्द्रियस्य। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं, लेकिन ऐसा है कि मैं आपको होमवर्क दूंगी तो फिर ऐसा नहीं हो कि आप लोग गोल कर जाओ। इसलिए मैं वो होमवर्क देने में ऐसे हो जाता है, मैं जिस दिन एग्जाम के लिए कहती हूँ तो जिन लोगों को एग्जाम नहीं देना होता है वो गाय नीचे से चल जाते हैं कि आज तो पेपर है, अपन तो चलो ही मत। इसलिए तो मैं आपसे अगले बुधवार को क्लास होगी ना अपनी, तो मति ज्ञान के 336 भेद पूछूंगी। 4-5 दिन है कम से कम। 36 भेद वो कैसे सूत्र, आप चाहे देख के बता देना, सूत्र में देख के बता देना, रटे नहीं गए हो। सूत्र देख के बता देना, अपन ने सीखे थे ना मति ज्ञान। हाँ, पंचेंद्रिय वो बस 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 पहले अध्याय में देखना, आप लोग नहीं मिले तो आपस में पूछना कौन से हैं। आपकी पुरानी कॉपियों में लिखा हुआ मिल जाएगा, कहाँ लिखे हैं। हाँ, अपन ने जो बातें नहीं करी है सब लोग, अपन ने जो फोटोकॉपी कराई थी उसमें भी लिखे हुए हैं। और सूत्र देख लेंगे, 5-6 सूत्र हैं वहां से। हाँ, हिंदी में, हिंदी में जो सूत्र बोलना चाहे कि ये, हाँ, जो हिंदी में बता देना है कि 336 ऐसे होते हैं बस। हाँ, चार्ट बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े हम अपन। हाँ, वास्तु सैटरडे तो हो ही गया। सूत्र नहीं, देखिए सूत्र तो बता देंगे लेकिन वो कैसे हो रहे हैं ये बताना है। ऐसे नहीं बस आप सामान ला के रख दो कि अब अपने आप मिला लो और बना लो और खा लो, ऐसा नहीं। कि ये 336 कैसे हो रहे हैं वो बताना, ठीक है ना। चाहे आप सूत्र में बताओ चाहे हिंदी में बताओ। कोई बात नहीं, आप जब आओगे तब पूछ लेंगे। हाँ, चलिए, अपना चल रहा था प्रकरण ये गति का नियम और समय, पेज नंबर 118-19। देखिए, यहाँ बताया कि जीवों की गति वास्तव में तो होती है मोड़े से रहित,
लेकिन जो संसारी जीव हैं उनकी मोड़े वाली भी होती है। मोड़ को यहाँ शब्द दिया है विग्रह, और वो जो मोड़ वाली जो संसारी जीवों की गति है वो या तो 1 समय, 2 समय और 3 समय, 4 समयों से या 4 मोड़ों से पहले तक होती है। तो ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़े वो ले सकते हैं। कौन से जीव? संसारी जीव। सामान्य रूप से जो जीव हैं उनकी गति तो कहलाती है अविग्रह, बिना मोड़े वाली। मुक्त जीवों की बिना मोड़े वाली है और वैसे जीवों की गति बिना मोड़े वाली कही जाती है। लेकिन जो संसारी जीव हैं उनकी गति मोड़े वाली भी होती है। अब ये जीव जीवों की विग्रह वाली बिना मोड़े वाली होती है, वो कौन से जीव होते हैं? नहीं, संसारी के पूछ रहे, कोई भी जीव हो सकते हैं जिनको यहाँ लिखा था ना एक ऋजु गति, जो सीधा जिनको जहाँ जाके जन्म लेना है उनकी बिना मोड़े वाली ही गति होगी। हाँ, किसी भी जीव की हो सकती है, इसमें कोई इंद्रिय का या कोई गति का कोई भेद, ऐसा नियम नहीं है कि संसारी जीवों की मोड़े वाली ही होगी। संसारी जीवों की गति मोड़े वाली भी होती है और बिना मोड़े वाली भी होती है, लेकिन मुक्त जीवों की गति बिना मोड़े वाली ही होती है। हाँ, उनकी। लेकिन संसारी जीवों की गति तो मोड़े वाली भी हो सकती है और बिना मोड़े। लेकिन ये जो मोड़े वाली गति है वो कितने मोड़ लेंगे कि 1, 2 या 3, 4 से पहले तक, यानी 3 मोड़े तक वो लेते हैं। और क्या कहा कि अविग्रह यानी बिना मोड़े वाली जो गति है, अविग्रह यानी बिना मोड़े वाली गति, वो कितने समय की होगी कि 1 समय विग्रह की बिना मोड़े वाली गति वो 1 समय की होगी। सीधी जाना है तो उसमें टाइम ही नहीं लगना है, इधर मरा और उधर जन्म हुआ, इधर मुक्त कर्मों का भाव हुआ और उधर सिद्धालय में जाके विराजमान हुआ, तो उसमें 1 समय ही लगता है। और अनाहारक जीव कितने समय तक रह सकता है कि 1, 2 या 3 समय तक। आहारक किसे कहते हैं? हाँ, आहार वर्गणाओं का, वो आहार वर्गणाएं का मतलब औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, के योग्य जो नौकर्म वर्गणाएं हैं उनको कहते हैं आहार वर्गणाएं, और उनका ग्रहण करना वो आहारक कहलाता है और उनका ग्रहण नहीं करना वो अनाहारक कहलाता है। तो संसारी जीव यद्यपि हर समय आहारक ही रहता है, इन नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण जीव प्रति समय करता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम ऐसा है विग्रह गति में 1 समय, 2 समय या मैक्सिमम 3 समय, तब तक जीव इन आहार वर्गणाओं का या नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता। उस समय उस जीव को अनाहारक कहते हैं। वो अभी पढ़ रहे हैं अपन, अभी आए नहीं अपन वहां पे, अब पढ़ेंगे आज। कल अपन आए नहीं ना यहाँ तक। देखिए पेज नंबर 118 पे लास्ट 2 लाइन है प्रश्न, वहां से पढ़ना है अपने को। प्रश्न, अविग्रह जीवस्य सूत्र का अर्थ आप ऐसा कर रहे हैं कि जीव की गति अविग्रह यानी बिना मोड़े की होती है, क्या यह सही है? उत्तर, क्यों, इसमें क्या गलती है? उक्त सूत्र का सीधा, सच्चा और सही अर्थ तो यही है कि मुक्त और संसारी सभी जीवों की गति अविग्रह तो होती ही है, यानी मोड़े से रहित तो दोनों की है, होती तो है, पर सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक जैसे महान ग्रंथों में इस सूत्र का अर्थ ऐसा किया है कि मुक्त जीवों की गति अविग्रह होती है। मतलब जो इस ग्रंथ की टीकाएं हैं सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक, वहां ये जो सूत्र है ना अविग्रह जीवस्य, वहां जीव की गति ना लिख के मुक्त जीवों की गति ही लिखा है, तो वह अर्थ भी सही है क्योंकि उन्होंने उसकी सत्यार्थता को संयुक्ति सिद्ध किया है। हमने भी उक्त ग्रंथों में समागत इस प्रकरण को गंभीरता से देखा है। वैसे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि निष्कर्ष तो दोनों का एक ही है, फिर भी न जाने क्यों हमें सहज सरल प्रतिपादन यह लगा, इसलिए हमने सहजता से यह अर्थ किया है, इसमें अन्य कोई भाव, मतलब ये तो कोई बात नहीं है, वो तो उन्होंने उस ग्रंथों का उदाहरण दिया है। हाँ, मतलब अपने को समझ में आ गया, अविग्रह जीवस्य यानी जीवों की गति अविग्रह वाली होती है, और फिर नीचे दे दिया कि संसारी जीवों की विग्रह वाली होती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि मुक्त जीवों की तो अविग्रह वाली ही होती है, बिना मोड़े वाली भी ही होती है, और संसारी जीवों की मोड़े वाली भी होती है और बिना मोड़े वाली भी होती है। जब कोई जीव अष्ट कर्मों और सभी विकारों से पूर्णतः मुक्त होकर
सिद्ध दशा को प्राप्त होता है, तब वह जहाँ है, जिस स्थिति में है, वहीं से उसी स्थिति में ऊर्ध्वगमन करता है और सीधा एक समय में 7 राजू पार कर अगले समय में लोकाग्र विराजमान हो जाता है। कल अपन ने बात की थी कि जो जहाँ बैठ के मोक्ष गए, जहाँ से, वो वहीं से सीधे, कितनी दूर है यहाँ से सिद्धालय? 7 राजू। 7 राजू ये नाप, जैसे मीटर किलोमीटर ये नाप होती है, ऐसे राजू एक नाप है, बहुत बड़ी, असंख्यात योजनों का एक राजू होता है, बहुत बड़ी नाप है। तो सीधा 7 राजू ऊपर जाके सिद्धालय में एक समय में विराजमान हो जाते हैं। तथा किसी संसारी जीव को जहां वह है वहां से एकदम सीध में ऊपर ही जन्म लेना हो, तो वह बिना मोड़ा लिए अगले, हाँ वैसे ऊपर से क्या है, ऊपर ही हो जाएगा, नीचे भी तो जा सकता है। मेरी में ऊपर लिख रहा है, हाँ ये पुराने एडिशंस में ऊपर लिखा है, तो ऊपर से ऐसे बाउंड हो जाएंगे ना कि ऊपर ही जाएगा, नीचे भी तो जा सकता है ना, नरक में भी। हाँ, मतलब एकदम सीध में देखिए, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, हाँ चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ये सीध में चारों दिशाओं में आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा। 6 दिशाएं, 6 हो गई ना, एक तो पैरेलल यूं 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 यूं, 4 हो गई उधर और ऊपर और नीचे। तो सीध में जहां भी जाना होगा वो बिना मोड़ा लिए एक समय में चला जाएगा। इस प्रकार मुक्त व संसारी जीवों की गति अविग्रह होती है। देखिए मोड़े वाली समझ में आई थी, जैसे अपनी कोई यहाँ मरा, अब उसको यहाँ जन्म लेना है, तो ये एक मोड़ा लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ मरा और यहाँ जन्म लेना है, तो 2 मोड़े लेने पड़ेंगे। ये पहला टर्न, फिर ये दूसरा टर्न। समझ में आ रहा है? दिख रहा है जिन लोगों को, पीछे वालों को समझ में आ रहा है? और अब कोई जीव यहाँ मरा है, नहीं यहाँ नहीं, इसके भी नीचे वाले कोने में, इसका जो नीचे, ये जो नीचे हिस्सा ले रहे थे ना अपन, यहाँ ऐसे यहाँ नीचे मरा है और उसको यहाँ जन्म लेना है, तो कितने मोड़े लेने पड़ेंगे? ये पहला तो यहीं लेना पड़ जाएगा, है ना, 1, फिर ये 2 और फिर ये 3, तो ऐसे 3 मोड़े, इससे ज्यादा कोई जगह नहीं होगी। कोई भी घनाकार चीज होगी, घन मतलब ठोस, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई 3 चीजें होती है, वो कहलाता है घन। तो कोई भी घनाकार चीज होगी, उसमें कहीं भी किसी भी कोने से किसी भी कोने पे जाना पड़ेगा, तो 3 से ज्यादा मोड़, जैसे अपना ये डब्बा है, इसको भी अपन देख सकते हैं, कोई भी चीज अपनी ऐसी होगी ना घनाकार, उसको आप करके देखना, तो मैक्सिमम 3 से ज्यादा टर्न उसमें आएंगे। क्या? घन का मतलब होता है ठोस, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों हो, जिसे हम बोलते हैं क्यूब। हम जैसे ये नापते हैं, ये तो स्क्वायर फीट, अकेली लंबाई होती है, और लंबाई और चौड़ाई को बोलते हैं स्क्वायर फीट, और जिसको पूरा घन नापना हो तो उसको क्यूब बोलते हैं। क्यूब है, क्यूब है। नहीं, रेक्टेंगल तो है, लंबाई चौड़ाई तो है, लेकिन डेप्थ भी तो है, 7 राजू गहरी है। ये तो चौकोर है, त्रास नाली तो चौकोर है, 1 राजू लंबी 1 राजू मोटी, तो ऐसे तो मोटाई है, और 13 राजू ऊंची है। 13 राजू ऊंची, तो लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों हो गई ना, 1 राजू लंबी 1 राजू चौड़ी और 13 राजू ऊंची, उससे फर्क नहीं है, पर घन बोलेंगे, चौकोर को घन नहीं कह रहे यहाँ तो जिसमें तीनों चीजें हैं, 3 डायमेंशन जिसे बोलते हैं ना, 3D जो चलता है, जिसमें 3D है, 3 डायमेंशन है, उसको घन बोलते हैं, और उसमें ऐसी स्थिति बन जाती है। ये लोक क्या है? घनाकार है। लोक में हमको जो चित्र दिखता है ना पेपर की जैसे, तो हमको लंबाई चौड़ाई तो दिखती है, हमको मोटाई नहीं दिखती उसमें। पेपर में डेप्थ कैसे दिखाएंगे, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों है, इसलिए लोक घनाकार है। लोक का जो एरिया है पूरा वो घनफल में आता है, 343 घन राजू, वो लोक का एरिया आता है पूरा। चलिए वो बात अभी अपने आगे करेंगे अपन, अभी तो यहाँ देखते हैं। देखिए अब यहाँ बता रहे हैं आहार किसे कहते हैं। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों, ये शरीरों के नाम तो 2-3 दिन से अपन बोल रहे हैं, याद होगा, यद्यपि शरीर का प्रकरण अभी आगे आएगा, 5-7 सूत्र बाद हैं। लेकिन औदारिक शरीर होता है मनुष्य और तिर्यंचों के, वैक्रियक शरीर होता है देवों और नारकियों के, और आहारक शरीर होता है रिद्धिधारी मुनि, जो आहारक रिद्धि के धारी हैं, उन मुनिराजों के
आहारक शरीर होता है। इन 3 शरीर आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के, आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है, मनुष्य और तिर्यंचों के। इन 3 शरीरों तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। कल जो हमने पढ़ी थी वो शॉर्ट में पढ़ी थी कि 3 शरीरों के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना आहार कहलाता है। यहाँ एक नया शब्द और दिया है, 6 पर्याप्ति। तो प्रश्न फिर हो गया, पर्याप्ति किसे कहते हैं? पर्याप्ति होती है एक्चुअल में जीव की शक्ति की पूर्णता। पर्याप्ति का मतलब है परमिट। अभी डेफिनेशन पूरी लिखवाऊंगी। पर्याप्ति का मतलब होता है परमिशन। जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया हमको मकान बनाना है, जमीन है हमारे पास में, तो वो मकान बनाने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? हाँ, नक्शा बना लिया। नक्शा बनाने से भी मकान नहीं बनेगा, आप काम नहीं चालू कर सकते जब तक आप वहां बराबर प्रॉपर कागज नहीं लो परमिशन का कि हमको यहाँ मकान बनाने की वो है। वो जो परमिशन है वो परमिशन कहलाती है पर्याप्ति। अब वो परमिशन है, परमिशन लेने मात्र से मकान नहीं बन गया, लेकिन परमिशन लिए बिना भी मकान नहीं बना सकते। तो सबसे पहले मकान बनाने से पहले जैसे वो परमिशन है, और वो परमिशन अपने को लाइफ लॉन्ग रखनी पड़ती है, वो कागज। ऐसा नहीं मकान बन गया अब तो फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है, मकान तो बन ही गया। कभी भी कोई आ जाए कि दिखाओ कि हाँ हमारे पास है वो पूरा लाइसेंस, जो भी बोलेंगे उसको, वो है हमारे पास में। तो ये पर्याप्ति कहलाती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, इसमें नाम नहीं दिया पर लिख लेंगे अभी। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 चीजें हैं। इन 6 चीजों को बनाने की, ये 6 चीजें डेवलप हो, उसकी जो जीव की शक्ति की पूर्णता है वो कहलाती है पर्याप्ति। क्या होता है, जैसे ही जहां जाके ये विग्रह गति का टाइम, ये बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कि पहले आपको विग्रह गति, कोई जीव मरा, उसके बाद में विग्रह गति का टाइम, विग्रह गति का टाइम पूरा होते ही नेक्स्ट समय क्या होता है, जन्म। विग्रह गति के 1, 2 या 3 समय पूरे हुए, अब यहाँ जाके हो गया जन्म। तो जन्म लेते ही क्या होता है कि शरीर रेडी तो मिलता नहीं है, शरीर बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है कहने की बात है, मतलब बनता है, नया बनता है। तो नया शरीर बनने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वो जो परमिशन है वो जीव की शक्ति है। तो वो जीव की शक्ति पूरी होगी या नहीं होगी, ये 2 ऑप्शन है उसमें। तो वो ये कैसे पता लगेगा कि हमारी ये शक्ति पूरी होगी या नहीं होगी? ये एक कर्म है नाम कर्म में, एक पर्याप्त नाम कर्म है, एक अपर्याप्त नाम कर्म है। तो जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनको ये परमिशन मिलेगी, उनकी शक्ति की पूर्णता होगी। और जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनको परमिशन नहीं मिलेगी, उनका पास नहीं होएगा नक्शा। तो पहले जाते ही पहला जो अंतर्मुहूर्त काल है, अंतर्मुहूर्त का मतलब पौन घंटा इतना बड़ा नहीं होता, मिनट्स का, सेकंड्स का टाइम है। उस समय में जाते ही ये शक्ति की पूर्णता होती है। तो वो शक्ति की जो पूर्णता का काल है, वो शक्ति की जो पूर्णता हो गई उसको कहते हैं पर्याप्तियां पूरी हो गई। तो जो जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले हैं उनकी पर्याप्तियां पूरी हो जाती है, और जो जीव अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले हैं उनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हो पाती, पहले ही मरण हो जाता है। और उनका टाइम, जीवन कितने टाइम का होता है? एक श्वास का 18वां भाग, जो हमने पढ़ा है ना छड़ाला में, एक श्वास में 8-10 बार। अकेले निगोदिया का नहीं होता, 1 इंद्रिय भी अपर्याप्त होते हैं, 2 इंद्रिय भी अपर्याप्त होते हैं, 3 इंद्रिय भी होते हैं, 4 इंद्रिय भी होते हैं, पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय भी अपर्याप्त, मनुष्य भी अपर्याप्त होते ही मर जाते हैं। नहीं है, नहीं, गर्भज तो सारे पर्याप्त तक ही होते हैं। हमारे जो गर्भ में आए, चाहे होते ही मर गए, चाहे गर्भ में मर गए, चाहे हमें पता ही नहीं लगा उससे पहले चले गए, वो सब पर्याप्त हैं। गर्भज तो सभी जीव पर्याप्त हैं। अपर्याप्त मनुष्य होते हैं सम्मूर्छन, जो स्त्रियों के गुप्तांगों में वो होते हैं, वो अपर्याप्त मनुष्य होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते, और उनकी आयु श्वास के 18वें भाग, एक श्वास बोलते हैं। ये जो ये फड़कती है ना एक बार, ये नाक वाली सांस नहीं, इसको तुम चाहे जितना बड़ा छोटा, ये पल्स, ये जितनी बार में एक बार धड़की उतने बार 18, उतनी देर में 18 बार मर गए, 18 बार जन्म गए, इतना टाइम बस। वो अपर्याप्त, सभी अपर्याप्त जीवों की आयु इतनी ही होती है। और अपर्याप्त जीव 5 इंद्रिय वालों जीवों में
पाए जाते हैं। केवल देव और नारकी होते हैं, वो अपर्याप्त नहीं होते। मनुष्य और तिर्यंचों में ही अपर्याप्त पाए जाते हैं। तो अब पर्याप्ति किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर उसको समझेंगे। उसमें कुछ शब्द और अलग आएंगे, पर अब डेफिनेशन तो जो है वही लिख लीजिए आप। नहीं, पर्याप्ति की डेफिनेशन तो अभी पर्याप्ति का टॉपिक चल रहा है ना, अभी तो टाइम है अपने पास 5-7 मिनट। ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को, ग्रहित का मतलब है ग्रहण की गई, आप चाहे ग्रहण की गई भी लिख सकते हैं, ग्रहित नहीं समझ में आ रहा होगा। हाँ, ग्रहित या ग्रहण की गई, जो शब्द लिखना हो आपको। ग्रहण की गई आहार आदि वर्गणाओं को, हाँ, ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को, आहार आदि वर्गणाओं को, आहार वर्गणा समझ में आ गया अभी? वर्गणाएं अपन ने लिख ली ना 5 प्रकार की। तो आहार आदि वर्गणाओं को खल, खल होता है खली, खल खल, खल ब्रैकेट में लिखिए सॉलिड। हाँ, सॉलिड या ठोस, जो आपको मुझे लगता है सॉलिड जल्दी समझ में आ जाएगा। ठोस, खल का मतलब है ठोस, सॉलिड। और रस, रस को ब्रैकेट में लिख लीजिए तरल या लिक्विड। रस, रस मतलब तरल या लिक्विड। रस रस रस, रस आम का रस होता है ना। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को खल या खल और रस आदि रूप, खल रस आदि रूप पर आदि रूप परिणमाने की, परिणमाने, परिणमाने मतलब उनको कन्वर्ट करना, परिणमाने, परि छोटा री और नमोकार वाला, नमाने, परिणमाने। आप चाहे कन्वर्ट करने की लिख लीजिए अपने शब्दों में। परिणमाने की, जीव की, परिणमाना मतलब कन्वर्ट करना। हाँ, परिवर्तन भी बोल सकते हैं। कि जीव की शक्ति की पूर्णता को, कहाँ तक लिखा आपने? कि जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। हाँ, पांचों तो पांचों नहीं आएंगी यहाँ, आहार, भाषा और मन इतनी है। हाँ, वहाँ तेजस अकाल अभी लिखवा रही हूँ, वो भी लिखवा रही हूँ। ये हो गई पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तियां 6 होती हैं। एक बार में लिखने का काम कर लीजिए, फिर अभी समझ लेते हैं। पर्याप्तियां 6 होती हैं। पहला आहार पर्याप्ति, अभी आहार लिख लीजिए, पर्याप्ति का प लिख के छोड़ दीजिए। शरीर पर्याप्ति, तीसरा इंद्रिय पर्याप्ति, आहार, आहार फिर शरीर फिर इंद्रिय फिर श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास लिख लेंगे। श्वास, श्वास लिखते हैं आधा शय वास। हाँ हाँ, ये क्रम से ही होती है, जैसे इंद्रियां नंबर से होती है वैसे ये नंबर से ही होती है, आगे पीछे नहीं करना। श्वासोच्छ्वास लिखूं क्या मैं बोर्ड पे? श्वासो श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्तियां।
तो ये शक्ति की पूर्णता, जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही अब जो जीव जितने इंद्रिय होगा, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, ये तो सबके होने ही अगर पर्याप्त है तो। आहार का मतलब है आहार वर्गणाओं का ग्रहण, जो शरीर बनना है, औदारिक बनना है, वैक्रियक बनना है, तो उन औदारिक या वैक्रियक शरीर के योग्य पुद्गलों का ग्रहण, उन पुद्गलों को कहते हैं नौकर्म वर्गणा या आहार वर्गणा, तो उनका वो ग्रहण करे, इसकी परमिट, इसकी शक्ति। फिर उससे वो, ये है ना इसमें जो शब्द हैं, हाँ, खल और रस। खल का मतलब है, देखो हमारा जो शरीर बना है इसमें कुछ तो है ठोस और कुछ है लिक्विड, दोनों चीजें हैं शरीर में। हड्डी वगैरह ये तो है सॉलिड, और हाँ ब्लड वगैरह ये है लिक्विड। तो ये इस पहले, सबसे पहले वो आहार वर्गणाओं का ग्रहण होकर और ये दो भागों में कन्वर्ट हो। ये सब अभी शक्ति में उसी समय सारा काम नहीं होता, अभी केवल इतनी शक्ति मिल जाए कि फिर ये दो भागों में कन्वर्ट हो जाए, फिर उससे वो शरीर बने, और फिर शरीर में से इंद्रियां अंगोपांग निकले अलग अलग, और फिर उसमें श्वास आए। जैसे अब अपने प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स चेक करते हैं ना, धड़कन आ गई कि नहीं आई। हाँ, हाँ आ जाती है, अभी तो ये पर्याप्ति में तो आ रही है शक्ति। हाँ शक्ति आती, ऐसा होता है ना, देखो वो तो डॉक्टर्स के तो कब पकड़ में आते हैं, कभी कभी अपने को 1.5 महीना हो गया, तो 1.5 महीना होने के बाद भी डॉक्टर बोलता है अभी धड़कन नहीं आ रही, तो देखेंगे 8 दिन और देखेंगे, फिर 8 दिन बाद आ जाती है, उनकी पकड़ में आ जाती है। यहाँ तो पहले ही आ जाती है, यहाँ तो श्वासोच्छ्वास पहले ही आ जाती है, लेकिन उनकी पकड़ में भी वो तब आती है ना, कभी पहले आ जाती है कभी नहीं आती है, ऐसा हो जाता है। तो ये आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, ये तो चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे कितने भी 4-5 इंद्रिय हो, सबकी ये 4 चीजें अगर पर्याप्त हैं तो उनकी 4 चीजें होगी। आहार वर्गणाओं का ग्रहण, फिर शरीर बनेगा, इंद्रियां होगी और श्वासोच्छ्वास होगी। अभी भाषा और मन ये ऑप्शनल है। भाषा किसकी होगी? बस भाषा, तो फिर वही तो पूछ रही हूँ मैं, कौन सी इंद्रिय से भाषा होगी? 2 इंद्रिय से भाषा चालू हो जाती है। जिनके रसना आ जाती है, रसना जीव, उससे उनके भाषा भी आती है, तो भाषा आती है 2 इंद्रिय से। और मन तो सहनी पंचेंद्रिय के ही होगा, इसलिए भाषा और मन तो ऑप्शनल है, जो उसके योग्य होगा, जो 2 इंद्रिय से ज्यादा होगा या पंचेंद्रिय होगा तो फिर उसके दोनों चीजें आएगी, और 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक खाली भाषा ही रहेगी। तो बाकी सभी जीवों के 4 तो जरूरी हैं। तो जो पर्याप्त होने वाले हैं उनको इन 4 चीजों की जो शक्ति की परमिट, ये पूर्णता मिल गई तो वो कहलाते हैं पर्याप्त। और जो इससे पहले ही वो जाके वहां वर्गणाओं को ग्रहण करने लगते हैं और उससे पहले ही मर जाते हैं, शक्ति भी पूरी नहीं होती उससे पहले, तभी तो इतना कम टाइम है, एक श्वास के 18वें भाग, और थोड़ी भी ज्यादा देर रुक गए और फिर जाए अंतर्मुहूर्त के बाद मरे तो वो पर्याप्तक है। देखो डेफिनेशन तो यह है कि जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है उन्हें पर्याप्त कहते हैं, डेफिनेशन तो ये है। लेकिन पर्याप्त नाम कर्म का उदय क्या, कि जिनके ये 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं उन्हें पर्याप्त कहते हैं। लिख लीजिए, जिनके ये, इसी के आगे लिख लीजिए तो अलग से नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा। 6 मतलब, देखिए 6 का मतलब है जो अभी मैंने बता दिया है, जो जिसके योग्य, यदि एक इंद्रिय तो उसके 4 ही होंगी, एक इंद्रिय की तो 6 होंगी नहीं, वो एलिजिबल ही नहीं है ना उसके लिए। तो जिनके ये पर्याप्तियां, 6 संख्या मत लिखिए, जिनके ये पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं वो जीव पर्याप्तक हैं। ऐसे जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, ये भी लिख लीजिए साथ में। पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। जिन जीवों के ये पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही, जिन जीवों के, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, जिन जीवों के,
अपर्याप्त की लिखवा रही हूँ। जिन जीवों के ये पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही मरण हो जाता है, पहले ही मरण हो जाता है, उन्हें अपर्याप्त कहते हैं। ऐसे जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। अपर्याप्त जीवों की आयु अपर्याप्त जीवों की आयु कर्म का उदय होता है। क्या लिखा? श्वास के 18वें भाग श्वास के 18वें भाग होती है। अभी वो भी मैं लिखवा दूंगी तो आपका कंफ्यूजन सही हो जाएगा। अभी पहले इसको पूरा कर लें। श्वास के 18वें भाग होती है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, तिर्यंच तथा मनुष्य पर्याप्त नहीं, मनुष्य अपर्याप्त भी हो सकते हैं। मनुष्य तो अपर्याप्त होते हैं ना। एक इंद्रिय से, देखिए पूरा एक मिनट लाइन बनी नहीं। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक तिर्यंच तथा मनुष्य अपर्याप्त भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। अपर्याप्त नहीं, अपर्याप्त ठीक है, पर्याप्त भी हो सकते हैं। गर्भज मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। गर्भज मनुष्य सभी पर्याप्त ही होते हैं। सभी, ये आप लोग जो लिख रहे हो ना, जिनका एक ही जगह है, तो अब मैं कभी लूंगी आप लोगों से, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से लिखा नहीं है उसमें, तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। नहीं, गर्भज मनुष्य सभी पर्याप्त ही होते हैं। देखो, तिर्यंच तो यानी तिर्यंच तो पर्याप्त है, पर भी लिखा है ना, उसमें भी का मतलब ये है पर्याप्त भी होते हैं। भी का मतलब समझ में नहीं आया तो उसमें अलग से आप साथ में लिख लीजिए, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं। भी लिखा है तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। यानी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के तिर्यंच पर्याप्त भी होते हैं। क्या लिख लीजिए आप अलग से, और पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। हाँ, अपर्याप्त मनुष्य सम्मूर्छन ही होते हैं, ऐसा और लिख लीजिए। अपर्याप्त मनुष्य, अभी जन्म के भेद भी आगे आने वाले हैं। सम्मूर्छन किसे कहते हैं वो भी आगे आ जाएगा। अभी लिख लीजिए एक बार, सम्मूर्छन। छह पे लगेगा ना रे, 6 पे लगेगा। सम्मूर्छन, अपर्याप्त मनुष्य सम्मूर्छन ही होते हैं। हमारे जो जन्म होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, हम जो पैदा हुए हैं, वो कौन से हैं? हम सब गर्भ में होते हैं ना। जैसे हम कोई भी अपर्याप्त नहीं है। जो अपर्याप्त है वो दिखाई नहीं देते, इतना टाइम ही नहीं कि वो दिख पाए। कोई ऐसे हम जो कल्पना करें ना, गर्भ में आके मर गया,
एबॉर्शन हो जाते हैं, वो कोई भी अपर्याप्त नहीं है, सब पर्याप्त ही है। क्या क्या लिखा है वो बोल के पढ़ के सुनाइए शुरू से। सभी जीवों के आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास होती है, जिनके लिए पर्याप्तियां पूरी हो जाती है, वह जीव पर्याप्त है। ऐसे जीवों के पर्याप्त नामकरण का उदय होता है। जिन जीवों की ये पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही मरण हो जाता है, उन्हें अपर्याप्त कहते हैं। ऐसे जीवों के अपर्याप्त नामकरण का उदय होता है। अपर्याप्त जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग होती है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय क्रिया तथा मनुष्य अपर्याप्त भी हो सकते हैं। गर्भस्थ मनुष्य सभी पर्याप्त भी होते हैं। अपर्याप्त मनुष्य समुच्चय होते हैं। इनकी आयु लिखी है ना, श्वास के 18वें भाग होते हैं। हाँ। मतलब ये ही लिखा है। हाँ, श्वास के 18वें भाग। ये जहाँ जहाँ ही लिखा है ना, मतलब है वो नियम है, बिल्कुल ऐसा कि गर्भज पर्याप्त ही होते हैं, नियम, बिल्कुल नियम से है ऐसी बात। तो ये समझ में आ गया कि ये जो अपनी वर्गणाएं जो हम ग्रहण करते हैं, उनको इन 4 में, कम से कम 4 में या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 में जो परिणमाने की, कन्वर्ट करने की जो हमारी शक्ति है, वो पर्याप्ति कहलाती है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि 3 शरीरों तथा 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल कि ये शरीर भी वास्तव में उस पर्याप्ति के अंतर्गत आ ही गया। यहाँ तो अलग से खोल के बताने के लिए बताया है, 2 बार जो लिखा है ना, क्योंकि 3 शरीरों में आ गई ना, शरीर पर्याप्ति भी तो आ ही गई 6 पर्याप्तियों में, इसलिए। हाँ, तो इन 3 शरीरों और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने की, क्योंकि देखिए भाषा के और मन के हमने देखा था पुद्गल अलग है, क्या नाम है उनका, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, वो अलग है पुद्गल। और शरीर के पुद्गल वो अलग है, उसका क्या नाम है, आहार वर्गणा। तो अलग अलग जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण करने की शक्ति, वो शक्ति यानी वो परमिट सबसे पहले मिल जाए तो फिर वो जीव पर्याप्त तक, फिर वो शरीर बनाने के एलिजिबल है, फिर अपना शरीर बना सकता है। जिनका शरीर ही पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही मरण, ऐसा मरण हमारा कई बार हुआ जब निगोद में रहे। और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय कुछ भी हुए हों, उसमें भी अपर्याप्त होते हैं, यानी 3 इंद्रिय जीव भी अपर्याप्त होते हैं कि शरीर भी नहीं बना पाए, उससे पहले ही मर गए, फिर मर गए। हम क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने अपने आप को जीव ही नहीं माना, और ऐसा बस अपने को शरीर मिल जाए, अपने शरीर के प्रति इतना मोह रहा। ये शरीर के प्रति जो मोह है, ये बार बार में नया नया शरीर धारण कराने के लिए हमको कारण बनता है। क्यों बार बार में शरीर मिलता जा रहा है, अशरीरी क्यों नहीं हो पा रहे, हम सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि शरीर से इतना मोह है कि शरीर से मोह है तो फिर शरीर मिलेगा, फिर मिलेगा, और इसको इतना ज्यादा है कि हर बार नया नया मिलता रहे। तो श्वास में एक श्वास भी पूरी नहीं हो पा रही, उसमें 18 बार जन्म रहे मर रहे, जन्म रहे मर रहे, ऐसा जन्म मरण हमने किया है। और अगर नहीं समझे तो मैं नहीं कहना चाहती हूँ, करना पड़ेगा, कोई भी नहीं करेंगे अब हम आगे, ऐसा हम संकल्प लें कि अब ये जो भाव मिला है, मनुष्य भाव मिला है, तो उसमें ऐसा करें कि अब बस पार हो जाएं, पार होने का उपाय हम इस भाव में करें। ऐसी भावना से मैं सोची थी इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन समय हो गया।